हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी बलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की। आज लेकर आया हूं मैं 12th यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक। लास्ट क्लास में मैंने आपको अनुप्रस्थ स्थिति का मैंने आपको करा दिया था। 10B पोजीशन मैंने 10A पोजीशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था और अक्षय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं ये भी हमने समझ लिया था। मैं मान के चल रहा हूं कि आप उसको अच्छे से तैयार करके आए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि घर जाकर रिवीजन जरूर करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे अपने एग्जाम के लिए। और अपना और हमारा दोनों का लक्ष्य साकार करने के जो लक्ष्य है 95+ मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है आप जहां से भी मुझको देख रहे होंगे, जिस भी सिचुएशन में आपकी जिंदगी चल रही होगी, बड़ा मजे से आप फिजिक्स को अपना फील कर रहे होंगे। और यही मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने भी बच्चों आपको डर लगता है, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में नहीं आता है, तो आई होप जो रेगुलर देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट में उनका इंक्रीजमेंट जरूर मैंने यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आज एक नया टॉपिक आ जाता है। ऐसा समझिए कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसी का छोटा भाई हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था 10A पोजीशन, अक्षय रेखा पर स्थिति, है ना, अनुदैर्घ्य स्थिति मैंने आपको बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय रेखा, अनुप्रस्थ स्थिति या 10B पोजीशन। तीनों अगर आते हैं तो यही सवाल आपको करके आना है। सबसे पहले ये निरक्षीय रेखा क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। देखें जरा, अगर हम बात करें द्विध्रुव के लंबार्धक से गुजरने वाली रेखा को निरक्षीय रेखा या 10B कहते हैं। देखें जरा कैसे, समझ में आ गई होगी इतनी बात आपको। ठीक है, यानी लंबार्धक से जो रेखा गुजरेगी उसी को आप क्या बोलेंगे? लंबार्धक से जो रेखा गुजरेगी उसी को आप क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा बोलेंगे। देखना जरा कैसे करूं, मैं बात करूं यहां पर आपको थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं डायग्राम बना के थोड़ा सा। देखें जरा, ये +Q है और ये -Q है और इनका मध्य बिंदु O हो जाता है। हम जानते हैं कि ये L है ना भैया, और ये भी क्या है, L है। इतना तुम जानते हैं। अक्षय रेखा पर क्या करते हैं, इसी पर आगे चले जाते हैं। लेकिन निरक्षीय रेखा पर क्या करेंगे, इसका जो लंबार्धक होगा, ये लो जी, लंबार्धक कौन है, यानी कि लंब पे से जाने वाली रेखा। ये जो लंबार्धक पे रेखा जा रही है और इस पर जो ये बिंदु है, ये रहा बिंदु P। दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की R। देखो हर बार वो R कहां लेते थे, आगे लेते थे, लेकिन अब इस बार ऊपर लेनी है। समझ में आई बात। आवेश कितने हैं, 2, Q और -Q। मैंने बताया था जितने आवेश होंगे उतनी ही तीव्रता बनेगी। एक तीव्रता +Q के कारण E1, एक -Q के कारण E2। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या कि माना मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गई बात। अब तीव्रता ज्ञात करनी है तो चलो एक काम कर लेते हैं, दोनों रेखाओं को इन दोनों बिंदुओं से मिला लेते हैं। कितनी बात क्लियर है जी, यहां से मिला ली। ठीक है, चलो सबसे पहले काम कर लेते हैं क्या, +Q, दोनों के कारण अलग अलग तीव्रता निकाल लेते हैं। +Q के कारण P पर तीव्रता। देखना जरा, अगर मैं यहां पर लगाऊं E1 इक्वल टू, तो कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r²। R क्या होता है बताना जरा। यहां पर R क्या होगा, उस बिंदु से उस आवेश तक की दूरी जहां पर आपको क्या निकालना हो, तीव्रता निकालनी हो। तो अगर इस वाली दूरी को आपको निकालना हो तो इस वाली दूरी को कैसे निकालेंगे। देखो ये कौन सा त्रिभुज है, ये थीटा एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल है।
और त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, ये OPQ, ये कौन सा त्रिभुज है बताना जरा। एक समकोण त्रिभुज हो गया ना। और समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं बोलो? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बात समझ में आ गई? तो ये दूरी यहां पर r स्क्वायर होता है, यानी अंडर रूट l स्क्वायर प्लस ये तो हो गया आपका r, और r का वर्ग होता है ना q अपॉन r स्क्वायर। तो यानी यहां से E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बनेगा? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसकी दिशा की अगर मैं बात करूं तो दिशा कैसी बनेगी बोलो? देखो इस बिंदु P पर क्या करेंगे आप? प्लस रख के देखेंगे। प्लस प्लस को क्या करेगा बोलो? इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, अपने से दूर करेगा, यानी ये दिशा किसकी आ गई? A1 की आ गई। और इसकी दिशा क्या बनेगी? आगे की ओर को बनेगी। ठीक है। अब अगर मैं ऐसी बात करूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, बोलो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, देखो जरा यहां से यहां तक की दूरी भी क्या बनेगी? यही बनेगी। कौन सी बनेगी? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लेकिन यहां से ध्यान रखना ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस को अपने पास बुला लेगा, तो यानी ये दिशा किसकी हो जाएगी? E2 की हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी यहां पर भी क्या बनेगा? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका रूट आएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो केवल आपका ये बच जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखो E1 और E2 कैसी दिशाओं में है? अलग अलग दिशाओं में है। तो यानी कहने का मतलब ये है परिणामी कहां से जाएगा? बीच में से जाएगा। और बीच में से भी कैसा जाएगा? E1 डिवाइड हो जाएगा E1 cos थीटा में, और E2 डिवाइड हो जाएगा E2 cos थीटा में। ये अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। और इन दोनों को उठा के जोड़ देंगे। अब देखना जरा, चूंकि E1 व E2 क्रमशः E1 cos थीटा तथा E1 cos थीटा E2 cos थीटा में विभाजित होंगे। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो अब यहां से एक बात नोट करेंगे आप लोग, क्या कि इसको परिणामी अगर आपको निकालना हो, देखो अगर मैं बोलूं यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो ये दोनों की दोनों जो तीव्रताएं है ना, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दिशा में है, तो इन दोनों को आप यहां पर ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो यहां से कितना आएगा देखना जरा, इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? चलो जी, अब यहां से आगे अगर मैं बात करूं, देखना जरा, देखो E1 और E2 सेम है, जो वैल्यू E1 की है वही वैल्यू किसकी है? E2 की है। यानी दोनों की दोनों सेम होने का मतलब क्या होगा? ये दोनों तो सेम है। समझ में आ गई बात? बाकी cos थीटा भी सेम है। तो एक काम कर लेते हैं, जब इनको आप ऐड करेंगे तो एक और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। यानी कि यहां से बनेगा आपका 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द Q अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा दोस्तों cos थीटा। क्लियर है? इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगी वैल्यू। क्लियर है? इस 2 को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। क्लियर है? इनटू में चल रहा है काम, तो अंदर ले जा सकते हैं। ठीक, चलो आज गर्मी बहुत है भाई, है। चलो देखें जरा, इतनी बात क्लियर है? अब यहां से एक बात गड़बड़ हो रही है, क्या कि हमको इस cos थीटा की वैल्यू नहीं पता, और cos थीटा की वैल्यू कहां से आएगी? दैट इज ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में से आपको निकालनी पड़ेगी। इनके नाम भी रख सकते हैं हम, इसका नाम A, इसका नाम B। तो देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे क्या, इन ट्राइंगल AOP, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप cos थीटा लगाएं तो कितना बन जाएगा बताना जरा, कितना बनेगा? आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा इक्वल टू आधार कितना बनेगा बोलो? L, और कर्ण कितना आएगा बोलो? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतनी बात सही है? और इसी बात को उठा के आप थर्ड में रख देंगे। नाउ थर्ड इंप्लाइज दैट इज द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू, ये जो 2 है इसको अंदर ले जाओ, ये लो जी,
और नीचे क्या बचा बोलो, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लो जी। अब देखो कोस थीटा बचा, कोस थीटा की वैल्यू यहां से रख दो आप, एल अपॉन कितना बनेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है, देखना जरा, ई इक्वल टू, ये निरक्षीय है तो उसको आप निरक्षीय लिख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल भी आप लिख सकते हैं, अक्षय को एक्साइल एक्सिस और निरक्षीय को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बोलेंगे। तो यहां से आ जाएगा 1/4πε0। अब q इंटू 12 क्या बन जाता है बोलो, p बन जाता है। और देखो जरा ये रूट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कंप्लीट पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसको अगर आप कलेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा बताना जरा, 1/2 को और 1 में कलेक्ट करो तो कितना होगा, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3/2। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। और यहां से आप एक बात और बोल सकते हैं क्या, कि L इज वेरी लेस देन R, यानी कि L स्क्वायर वेरी लेस देन R स्क्वायर। इसका मतलब हम L स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, सिमिलर टू 0, ये बात हम यहां पर एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, E निरक्षीय इक्वल टू, इक्वेटोरियल होता है ये 1/4πε0 p अपॉन, देखो इस L की वैल्यू तो 0 हो गई सारे की, तो यहां पर क्या बचा आर स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा तो आर की पावर 3 बचेगा। और यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है ई निरक्षीय इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। इस एप्सिलॉन नोट को बेटा एप्सिलॉन नोट ही कहते हैं हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ठीक है। तो इसको भी हिंदी में मत पूछने लग जाना, इसको आप हिंदी में ही रखेंगे, इंग्लिश में यही पढ़ना है आपको एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहां से आपकी वैल्यू बन जाती है निरक्षीय रेखा के लिए। अक्षय रेखा में 2p अपॉन आर क्यूब आता था, लेकिन निरक्षीय रेखा में p अपॉन आर क्यूब आएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी क्लियर है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी डेरिवेशन को वीडियो से कंप्लीट करने के बाद, बाकी आप अपने स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से रखना कि आपको जहां से भी ज़्यादा सुटेबल चीज़ें अच्छी लग रही हो, है ना, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, या आपके यहाँ यूट्यूब पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको जहां से भी अच्छा लगे, जिसके भी नोट्स आपको इजी जल्दी समझ में आ रहे हो और सूटेबल हो, ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो वहां से आप उसको फिक्स कर लें आप, कि वहीं से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अपना तैयारी पक्के से करनी है, ठीक, बार बार नोट्स चेंज ना करें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर, ठीक है। फिर चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बन रही है हमारे साथ, और बाकी सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। 9634519461 पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जितने भी आपके डाउट हो, किसी भी तरीके के लेक्चर में कोई दिक्कत हो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आते ही नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जय हिंद।